कल जब इसकी सूचना मिली तो हमने तत्काल महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख से बातचीत की और उनसे हमने आग्रह किया कि जो बिहार के छात्र हैं और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए उसको इंश्योर किया जाए और इस प्रकार के जो विघटनकारी तत्व उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके पहले हमने अपने बिहार सरकार के गृह सचिव को भी कहा वहाँ गृह सचिव से बातचीत करके सिक्योरिटी की बात करें और एडीजी मुख्यालय को हमने कहा था कि वहाँ पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत करके पूरी स्थिति की जानकारी लीजिए क्या हुआ है और सुरक्षा की बात। कल हम लोगों ने ये पूरा जो कुछ भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए हम लोगों ने करने की कोशिश की है और बाकी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसके पहले भी घटना घटी और इसके मूल में है कि इस प्रकार के तत्वों के साथ लड़ाई से देश नहीं आती है वहाँ और ये बात समझ में नहीं आती भाई देश एक है और रेलवे की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो जिसमें देश के किसी भी हिस्से से लोगों को जाकर परीक्षा में बैठने का अधिकार है, नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, तो सारे देश के लोगों का अधिकार है। अगर बिहार में कोई परीक्षा होती रहेगी तो उसमें भी देश भर के लोग आकर परीक्षा दे सकते, ये अधिकार है और यही संवैधानिक व्यवस्था है, यही कानूनी व्यवस्था है। इसके खिलाफ अगर कोई आचरण करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं व्यक्ति और संगठन को नहीं जानता, मैं सीधे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। ये केंद्र का दायित्व बनता है कि देश के एक हिस्से के नागरिक को दूसरे हिस्से में परेशान किया जा रहा है। जो केंद्र का दायित्व है कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए और संविधान ने जो लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं उसकी रक्षा करने के लिए वो अपने दायित्व का निर्वहन करें। केंद्र में यूपीए की सरकार है, राज्य में भी यूपी के लोग के शासक है, महाराष्ट्र में, ये उनको जवाब देना चाहिए और ये जवाब हर भारतवासी को चाहिए, सिर्फ उत्तर भारतीय को या बिहारी को नहीं। ये हर देशवासी को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार से क्यों लोग पीटे जाते हैं, क्यों लोग खदेड़े जाते हैं, क्यों लोग परेशान किए जाते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए ये कम है। और बार बार हम लोग शुरू से आग्रह करते रहे कि ऐसे मामलों पर प्रारंभ में ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इस प्रकार के तत्व अपने को कानून से ऊपर मानने लगते हैं और फिर समाज के लिए संकट पैदा करते हैं और ये बार बार संकट पैदा होता और हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत ही मुलायम ढंग से लोगों को टैकल किया जाता है, कड़ाई से ऐसे मामलों में नहीं। और जो टेलीविजन पर लोगों ने फुटेज देखा है इस प्रकार की घटना अन्यत्र तो नहीं घटती है। किसी इलाके का निवासी होना कोई गुनाह नहीं है और किसी से भी लोग जाते हैं। मैं तो सबसे शांति की अपील करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कोई व्यक्ति जो चाहता हो बयान देता है और देश में एक कटुता का माहौल पैदा करता है, उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो लोग वहाँ सत्ता में हैं वो इसके लिए जवाब दे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जो लोग केंद्र सरकार में हैं उनकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ती है। सिर्फ ये बयान देने का प्रश्न नहीं है, कारगर कदम उठाने का प्रश्न है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अभी हाल में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में भी यह विषय उठाना है। देश के एकता के लिए इस प्रकार की चुनौतियां खतरनाक हैं और इस पर काबू पाया जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, संगठन कोई भी हो। और हम इसके कठोर
कार्रवाई के पक्षधर है और इसकी मांग है। ऐसे संगठन इसके लिए जो कदम वो जरूरी समझते हैं वो उठाएं। राज ठाकरे का कहना है कि वैकेंसी निकलती है उत्तर भारतीयों को पता चल जाता है, महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता चलता है। देखिए, अब किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं लेते हैं कि लोगों की हर बात का जवाब दे। ये नियम है, एडवर्टीजमेंट निकलता है कि किसी विभाग में, हम इन सब चीज़ों में ओछी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। कौन क्या बोल रहा है और उसके बाद का जवाब देते हुए ये जवाब रेलवे देगा अपना। उसने विज्ञापन निकाला, किस प्रकार से विज्ञापन निकाला, ये हमारी जानकारी में थोड़ी है। लेकिन इस प्रकार की घटना हुई क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। इसलिए कोई क्या बोलता है और एक स्वर से कंडेम होना चाहिए। ये थोड़े किसी को इजाजत दी जा सकती है कि इस प्रकार की घटना करते रहे और सरकार, शासन, केंद्र सब मूक दर्शक बन के बट बैठा रहे। तो इससे बात निकलती है, इसका नतीजा लोग निकालेंगे। इसका मतलब ये मिली भगत है। ये नतीजा निकालने के लिए लोग मजबूर होंगे कि ये योजनाबद्ध ढंग से और राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। Sir, in the backdrop of this Bihari election which is taking place in Maharashtra, there are also remarks of changing the sector, the railway examination, which was overlooked. Do you think Lalu Prasad Yadav is just operating in service? I am not fully aware of centers and all this. It is on the railway administration to decide about the centers. But why not exam will take place in Mumbai or in Maharashtra? Why not? Center and state are duty bound to facilitate the constitutional rights of the people. Changing the center is not the solution. Curbing such type of element is the solution. But I am not aware what the railway administration has decided for which railway recruitment was taking place, which were the centers notified. I am not aware. Why not exam will take place there? And why not people from other parts of the country who are otherwise legally entitled to participate in it? They participate in those exams. They have every right to participate in those exams. And it is the duty of state governments and central government to ensure their security. Otherwise, that means constitutional arrangement has failed there. You can't provide security to the people. Then what for government is there? ये जो महाराष्ट्र में इस तरह के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी मानते हैं? भाई, ये विघटनकारी गतिविधि। आफ्टर ऑल उनका इरादा क्या? देश में कटता पैदा करना। जो कटता विघटन की तरफ जा सकता है, इसलिए विघटनकारी तत्व है। और ये तो खुलेआम कर रहे हैं, स्टेशनों पर पीट रहे, एग्जामिनेशन सेंटर में लोगों को पीट रहे, ये तो खुलेआम कर रहे हैं। ये तो खुलेआम कर रहे हैं, तो खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, अपना स्टैंड रख रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये हम करेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। ये तो बड़ी खतरनाक परिस्थिति। ये तो पूरे संवैधानिक सत्ता को चुनौती है। मेरी समझ से ये एक अलग किस्म की बात है। दोनों की तुलना करने में हमारी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही भयंकर स्थिति है। कर्नाटक और उड़ीसा से राज्यों को 12% नोटिस दिया है, तो ऐसी महाराष्ट्र में रहेंगे, वहाँ से नोटिस देना न देना सेंटर का काम है, लेकिन लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करके किसको नोटिस दीजिएगा, किसको नोटिस नहीं दीजिएगा, ये सबको मालूम। सेंटर की मर्जी होगी तो नोटिस देगा, मेरे कहने से हम नोटिस देंगे ना, नहीं देगा। लेकिन हम इस प्रकार के बहस में उलझने के बजाय हम चाहेंगे कि सारे लोगों को सिक्योरिटी आप प्रदान करें। ये पूरा का पूरा माहौल अगर नहीं सुधरता है तो यही माना जाएगा कि सब मिल करके सेंटर और स्टेट में जो बैठे हुए लोग वो करना चाहिए।
चाहते हैं। बाकी तो जो होता रहा इस देश में सबको मालूम है, फेडरल स्ट्रक्चर पर रोज रोज हमला होता है। जो यूनियन मिनिस्टर से बिहार में आकर क्या क्या बोलते हैं सरकारी कार्यक्रम, कोई मर्यादा थोड़ी है। इसलिए उनसे हमको कोई बहुत ही स्वस्थ आचरण की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप चुनी हुई सरकार है तो आपका ये दायित्व है कि संविधान के मुताबिक आप काम करें। और ये संवैधानिक दायित्व है कि देश के एक हिस्से के नागरिक को दूसरे हिस्से में जाने का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करें। बाकी कौन कौन कदम उठाएंगे ये उन पर छोड़ दीजिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाना चाहिए और ऐसे घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम बिहार के सब लोगों से अपील करेंगे कि इस मौके पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगर बिहार वासी उत्तेजित होंगे तो उनका ही काम आसान करेंगे जिन्हें हम विघटनकारी तत्व करते हैं। इसलिए उनके हाथ में हमको नहीं खेलना। हम कोई रिटेलिएशन कोई करे, हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सब लोग धैर्य धारण करें और एक दबाव विकसित हो कि देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति पनपे नहीं। कई बार ऐसी घटना घटी, विलासराव जी से उम्मीद नजर नहीं आ रही, और इनकी से बात करेंगे जो बात करें उनसे बातचीत की है। बात करेंगे, बात करेंगे। टेकअप करें। हाँ, टेकअप ये हमारा काम है, तो इसमें टेकअप अब क्या किया जाए, तेरा सजा दीजिए। अगर ऐसा कोई कानून है कि यहाँ से पुलिस भेज दे, अगर ऐसा बता दीजिए, ऐसा कोई कानून हो कि आपके प्रश्न से एक बनी निकलती है, ऐसा तो कोई अधिकार नहीं है। तो हम जिस संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं उसके विपरीत हम ही आचरण करें। लोकतंत्र में और क्या हो, और जनता देख रही है। अगर कोई गैर जिम्मेदाराना आचरण करेगा तो जनता अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर देगी और जिम्मेवार लोगों को सत्ता में लाएगी जो इस प्रकार की चीजों पर अंकुश लगाएंगे। एक वातावरण बनता है, एक जनमत जागृत होता है और उसी के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है। इसके अलावा किसी राज्य सरकार के हाथ में यह नहीं है। ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद शिवसेना भी कोई भी हो, माइग्रेशन के इशू पे हमने तो किसी व्यक्ति का और किसी संगठन का नाम ही नहीं लिया। हमने कहा ऐसे तत्व जो भी हो, हमें नहीं मालूम, वहाँ की सरकार को मालूम होगा कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ कोई गड़बड़ करेगा तो हमको मालूम होना चाहिए गड़बड़ करने वाले कौन है। इसलिए जो भी गड़बड़ी करे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, XYZ। जनता दरबार में इंदिरा आवास के मामले में होता है, जैसे बताया जा रहा है। आज का दिन ही वही था। आज बिजली, सड़क, पानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल, इसी का दिन था। इसलिए आज आपको जाने अगला मुद्दा बहुत परेशान कर रही है। बहुत इसको परेशान करना तो आज का विषय है, लेकिन आज का दिन ही वही था। तो आज वो आएंगे, जल वितरण प्रणाली से जुड़े हुए लोग आएंगे, सिंचाई की समस्या, पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या, पंचायत के काम की समस्या, कई लोगों को आना ही था। कोई लोग आए बल्कि कुछ ज़्यादा ही आए। आमतौर पर इस दिन उपस्थिति 250-300 होती थी, लेकिन आज तो देखा कि 600-700 लोग थे करीब। मेरा अपना आकलन हो सकता है ज़्यादा भी हो। ग्राम के मामले में फिर कोसी के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का काम लोगों को रिलीफ कैंपों में, राहत शिविरों में रखना जरूरी है। अब लोगों के बीच में राहत वितरण भी हो रहा है गांव-गांव में। पहले खेत में 1 क्विंटल अनाज और 1000 रुपया प्रति परिवार बर्तन के लिए
रुपये आने खर्चों के लिए कुल मिलाकर 1 क्विंटल अनाज के अलावा 2250 रुपया प्रति परिवार दिया जा रहा है। ये भी वितरण युद्ध स्तर पर चल रहा है, ज़्यादातर परिवारों तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन यह काम कठिन है, आवागमन अब भी बाधित है, उसके चलते विलम्ब हो रहा है। लेकिन जो अनाज देने का सिलसिला है वो कोई एक ही बार नहीं होगा, जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार हर महीने अनाज में हम लोग मुहैया कराएंगे। जहाँ तक सवाल है पुनर्निर्माण का भी कार्य हम लोग करना चाहते हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से डिटेल मेमोरेंडम तैयार कर लिया है। वैसे प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमने संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया था, अब विस्तृत ब्यौरा भी उनको भेजने के लिए उसकी पूरी मेमोरेंडम की तैयारी होगी और अब इसके बाद केंद्र को निर्णय लेना है। हमारी मांग है कि जितने घर ध्वस्त हुए हैं उनको प्रति परिवार आवास के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद की जाए, क्योंकि सुनामी में 1 लाख रुपए की मदद की गई थी। इस बीच में जो निर्माण सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसके मद्देनजर हमने 1.5 लाख की मांग की है, लेकिन केंद्र जो भी तय करे उसके अतिरिक्त जो खेतों में सिल्ट आया है उसके डिसिल्टेशन के लिए और दूसरे प्रकार से जमीन के ट्रीटमेंट के लिए हमने सहायता का प्रस्ताव रखा है। अभी जो CRF का मापदंड है, कैलेमिटी रिलीफ फंड का मापदंड, उससे घोषित पीड़ित इलाकों में निवास करने वाले लोगों को पूरी सहायता नहीं दी जा सकती। इसलिए हमने CRF नॉर्म्स में ढील देने की भी बात कही है, सुधारने की भी बात कही है, उसी के लिए खास तौर सड़कों का ठीक ढंग से पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। हमारी नहर प्रणाली ध्वस्त हो गई है, उसको फिर से दुरुस्त करने के लिए प्रयत्न करना होगा। सरकारी भवन ध्वस्त हुए हैं, उसके लिए काम करना होगा। अस्पताल के भवन को नुकसान पहुंचा है, स्कूल के भवनों को नुकसान पहुंचा है, तो सबको सहायता पहुंचाना और इसी को कुल मिलाकर पुनर्निर्माण कर। तो इसके लिए हमारी योजना लगभग तैयार है। केंद्र को हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं, हम लोगों ने आग्रह किया है कि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग टीम बनाकर जल्दी से जल्दी वो अपनी तरफ से उसका आकलन कर ले, क्योंकि एक टीम आएगी तो काफ़ी समय उनको लगेगा। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए अलग टीम हो, इरिगेशन के लिए अलग हो, हाउसिंग के लिए अलग हो, तो इस प्रकार से अलग अलग टीम आती है तो सहूलियत होगी, जल्दी उनको आकलन करने में सुविधा होगी और उसके आधार पर जो हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि सुनामी के तर्ज पर और जो भूकंप आया था गुजरात में उसको ध्यान उसी प्रकार से कोसी पीड़ित इलाके में एक खास विशेष पैकेज दिया जाए, उसके बिना पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र के लोग भी जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग एक गाइडलाइन बना रहे हैं। अगर उस गाइडलाइन के बारे में दोनों बातों में आपकी दिलचस्पी हो तो हम बताना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के लोग वैसे तो जो चाहे करें, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि वो गांव के अंदरूनी रास्तों को, ड्रेनेज को, गली और नाली जिसको कहते हैं उसको बना दें। हर एक गांव में एक ऊंचा शेल्टर बनाने का विचार है, उस प्रकार के शेल्टर बनाने में मदद करें जिसमें उनकी कीर्ति ज़्यादा दिनों तक रहेगी। कोई भी 8 फीट ऊंचाई पर या जो भी ऊंचाई विशेषज्ञ तय करेंगे उस पर जो मकान बनेगा वो भूकंप विरोधी भी होगा, सामान्य दिनों में कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करेगा और ऐसे आपदा के समय में शेल्टर का काम करेंगे। तो इसमें उनका जो यश है, उनकी कीर्ति ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी, 50 साल 60 साल
वैसे अगर लोगों की इच्छा है कि लोगों का मकान बनावे, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार भी मकान बनाना चाहे, और दो स्रोत से किसी एक का मकान नहीं बनेगा। वो मकान बना के देना चाहेंगे। हम चाहते हैं परिवारों को मकान बनाने के लिए पैसे से मदद करना, ताकि अपनी मर्जी से वो ठीक ढंग से मकान बनाए। तो इस मामले में हमारा सलाह होगा, वैसे वो करना चाहेंगे तो वो जिस गांव में जितने लोगों का मकान बनाना चाहते हैं पहले से वो सूची तैयार करके प्रशासन को दे देंगे, तब उन लोगों को सहूलियत होगी, ताकि जिनका बन रहा है उनको सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। तो ये छोड़ देना चाहिए लाभार्थी पर। लेकिन बाकी काम वो करना चाहते हो तो मेरा तो सुझाव होगा, बाकी हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, वो जैसा करना चाहें। लेकिन ऐसा करेंगे तो सुविधा होगी। गांव तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, 980 राजस्व गांव है जो आज की तारीख में बाढ़ से प्रभावित है, मतलब 1000 मान लीजिए। तो उस प्रकार के गांव में अगर वो हम लोगों की जो इच्छा है उसके मुताबिक अगर मदद करेंगे तो उसके लिए धन्यवाद। अगर वो उस तरह से नहीं करके अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हम उनके लिए एक गाइडलाइन जरूर हम बना देंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि निजी क्षेत्र के लोग कुछ करना चाहते थे, उनको कोई गाइडलाइन नहीं दिया। मेरे पास कुछ बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग मिले, उनको हमने यही सुझाव दिया है। और आप सबको मालूम है कि रिलायंस की तरफ से श्रीमती मुकेश अंबानी आई थी, उनको हमने सुझाव दिया था, उन्होंने भी कहा था कि हम इस पर गौर करेंगे। अभी हमसे मिलने आए जेपी इंडस्ट्रीज के, उनको भी हमने सुझाव दिया, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम ऐसा ही करना चाहेंगे। और बाकी लोग किसी ने संपर्क नहीं किया है, अगर कोई संपर्क करेंगे तो उनको सुझाव देंगे। वैसे हमसे संपर्क करना जरूरी नहीं, चाहे जैसा करें, हर हालत में हम लोगों का सहयोग मिलेगा। लेकिन देखना ये चाहिए कि लाभार्थी को मैक्सिमम बेनिफिट किसमें, जो मैक्सिमम बेनिफिट हो उसी पर ध्यान देना चाहिए। और हमको मालूम है कि सड़क नहीं बनाएंगे, वो हमारे नहर प्रणाली को दुरुस्त नहीं करेंगे, और हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल बिल्डिंग को ठीक करें। हम स्कूल बिल्डिंग को और अस्पताल के बिल्डिंग को दुरुस्त करने में सक्षम है, इसमें किसी की मदद नहीं चाहिए। तो वैसे चीज़ों में जो अतिरिक्त होगा उसमें अगर वो मदद करें पुनर्निर्माण में तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी। वैसे वो जैसा करना चाहे, स्कूल अस्पताल को छोड़ करके उसमें हम लोगों का सहयोग होगा। स्कूल और अस्पताल में किसी भी निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत नहीं है। उसमें जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सक्षम है, उसकी योजना हम बनाएं। तो पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए है। और मुझे खुशी है कि कई संगठनों ने, समाचार पत्रों ने भी अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों से बिहार के प्रभावित लोगों के राहत के लिए लोगों को अपील की। इसका परिणाम निकला है। हमसे मिलने आ रहे हैं दैनिक जागरण समूह के, वो जो इकट्ठा किए हैं वो मुख्यमंत्री राहत कोष में देने आ रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड के लोगों ने इकट्ठा किया, वो देने के लिए आ रहे हैं। पंजाब केसरी जालंधर में उन्होंने आग्रह किया है, हमारा कार्यक्रम मांगा है, 30 नवंबर को जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय और उनके साथ हम भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, आमंत्रित किया, हम जाएंगे। तो इन सब लोगों को धन्यवाद है। तो जो मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद है, जो यहाँ न दे करके अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि असमान चीज़ें हो जाए। सरकार को तो सबको देना है, तो अगर माध्यम एक रहता है तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। इसके लिए कोई प्राधिकार बनाइए। अब वो विचाराधीन है, हम उसके बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया। हमने अधिकारियों की एक टीम भेजी थी यहाँ से, गुजरात भूकंप के बाद जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उसका अध्ययन करने के लिए, और सुनामी के बाद तमिलनाडु में जो काम हुआ उसका अध्ययन करने के लिए, सारे मॉडल का अध्ययन करने के बाद हम किसी नतीजे पर शीघ्र पहुँचेंगे कि हम, लेकिन हम लोगों का मकसद है कि जो पुनर्निर्माण का कार्य होगा वो फास्ट ट्रैक हो, वो तेजी से हो, और उसके लिए कुछ न कुछ
जो प्रयत्न होंगे उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। रिलीफ कैंप में जो डिलीवरी जो हो रही है उनके लिए आपने अनाउंस किया था 11,000 मामूली समस्या है, उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में से हमने फिलहाल 3 प्रकार की सहायता दी। राहत शिविर में रह रहे प्रति व्यक्ति, बच्चा हो या जवान, सबके लिए पर हेड 250 रुपया सैंक्शन किया, जिसमें उनको कपड़ा और बर्तन दिया जा रहा है। दूसरा हमने किया है कि जो रिलीफ कैंप में या रिलीफ कैंपों से रेफर्ड हॉस्पिटल जो प्रसव हो रहे हैं, बच्ची के लिए 11,000 रुपया और बच्चे के लिए 10,000 रुपया देंगे। और तीसरा हमने तय किया है कि प्रभावित इलाके में जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स, सबको हम मदद करेंगे। 8वीं कक्षा तक के जितने छात्र छात्राएं हैं उनको 800 रुपया कपड़ा और किताब कॉपी के लिए, और 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के लिए 1,000 रुपया, और 12वीं कक्षा के आगे कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं उनको 1,200 रुपया, 1,200 रुपया। इस प्रकार से मोटे अनुमान में 80 करोड़ रुपया इसमें खर्च आने की संभावना है। ये शिक्षा विभाग के माध्यम से ये वितरण किया जाएगा और उनको जिम्मेवार बनाया गया, वो राशि हम दे रहे हैं। इसके अलावे और भी चीज़, जैसे जाड़ा का दिन आ गया तो कंबल देने का भी विचार है। तो जितनी राशि आ जाएगी मुख्यमंत्री राहत कोष में, और मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 अगस्त ऑनवर्ड उसके बाद जो भी पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल उसी के प्रभावित इलाकों के लिए होते हैं। क्योंकि कोशी मुख्यमंत्री राहत कोष तो एक स्थायी कोष है, उसके पहले वाला जो धनराशि है उसका अन्य प्रकार से जो काम होता रहा वो होता रहेगा, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए जो सहायता देनी है उसके लिए किया जाएगा। आज कुछ लोग मिले हैं, उनकी 3 प्रकार की शिकायतें। रेल पहिया कारखाने के लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है उसमें बहुत सारे किसान आए थे। उनकी जो समस्या थी, एक था कि कंपनसेशन कई प्रकार से दिया जा रहा है और बहुत ही उसमें असमानता, डिस्क्रिपेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, कईयों की जमीन ली गई है लेकिन उनको भुगतान नहीं हो रहा, कईयों को कम हो रहा है। जो बिहार का रेट है उसके हिसाब से नहीं हो रहा, बिहार सरकार का जो कंपनसेशन का रेट है उसके हिसाब से नहीं हो रहा। तो ये 3 मुख्य समस्या उनकी थी। हमने जिलाधिकारी छपरा को निर्देशित किया है और सारे किसान जो आए थे उनको उनके पास हमने भेज दिया है। आज ही उनके साथ बैठ कर कुछ चर्चा करेंगे और इन समस्याओं का हल करेंगे जो उनके हाथ में है, और जो रेलवे के हाथ में है उससे वो टेकअप करेंगे और राज्य सरकार भी टेकअप करेंगे। सर, इस 6 पे कमीशन को बना सरकार क्या विचाराधीन है। हमारा जो रिस्पॉन्स होगा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, समय आने अलायंस पार्टनर्स जो है बीजेपी आपके नाराज है गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि उनको दरमियान किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, और आने वाले इलेक्शन में इस तरह से अगर हुआ रहा तो एनडीए की तो अखबार की खबर आप बता लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया छपरा में वही बता कहाँ तक सचाएंगे। तो अखबार की खबर है। वैसे हमारा गठबंधन मजबूत है, आपसी सौहार्द है, मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं, मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। सर, पिछले दिनों जो तबादला हुआ है उसमें आपने रोक लगा दी है, क्या लगता है उसमें गड़बड़ियाँ हुई? बहुत मामूली विषय है। गड़बड़ी हुई थी क्या? हमेशा किसने कहा कि गड़बड़ी हुई? रद्द कर ये बहुत ही साधारण प्रशासनिक कार्य, इस पर समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कम से कम आप लोग प्रशासन की दूसरी चीज़ों में कुछ होता है तो उस पर ज़्यादा कुछ भापने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है। एनडीए में तो ठीक ठाक लगता नहीं चलता, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। ये किसी इंडिविजुअल का आकलन हो सकता है, सच्चाई नहीं। तो अच्छा तारीख को बताता है कि सुपौल जिले में 4,50,000 लोग जो है अचानक
इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है जो रिपोर्ट्स आती है हो सकता है कोई छूट भी हो सकती है। हम आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को कहेंगे कि आप उनके साथ चर्चा करके ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी है तो एक्सप्लेन करें। लेकिन इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने थर्ड टर्मिनल किया है, काम किया है और इतने बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाना जब शुरू हुआ तो लोग तो ऑब्विचुअली रेफरेंसेज कर रहे थे तो अभी तो पानी सीखेगा, लेकिन जब हमारा काम दिखने लगेगा तो सब लोगों को संतोष हो जाएगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि बाढ़ पीड़ितों में संतोष का भाव है, चाहे वो राहत शिविरों का संचालन हो या राहत वितरण का मामला, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा। और दूसरी तरफ तो सिंचाई विभाग के द्वारा बांध की मरम्मत के लिए जो काम हो रहा है वो अभी पूरे मनोयोग से काम हो रहा है। अब सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है काम की बर्बादी हुई है, तबाही हुई है। हम पहले से भी बेहतर कोसी का इलाके को बनाए, हमारा संकल्प। जैसे हमने कहा था कि राहत शिविर जो चलेगा तो देखिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन ढंग से संचालित है। क्योंकि शुरू में बहुत लोग बोलने आए था काम करना है, हमको तो करके दिखाना पड़ेगा। सो हमारी सह है और इस बार जो उसी की त्रासदी है उसको टैकल करके हम दूसरा रिकॉर्ड, हमको हमारी एक कमजोरी है कि लोग चाहते हैं कि 48 घंटा में 48 नहीं तो 48 घंटा में कम से कम 12 बाइट दे दीजिए। अक्षम नहीं, सक्षम है या नहीं है खुद कहना अच्छी बात है।